So hello everyone, welcome back to the channel, and this is going to be a detailed video regarding economics class 10 CBSE NCERT chapter 2 sectors of the Indian economy. It is going to be a detailed discussions and we will be going thoroughly according to the NCERT. So let's start. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग जानते हैं क्या होता है। एक्टिविटीज विच आर डन टू जनरेट इनकम। इनकम जनरेट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं हम उनको इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नाम देते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी में जो अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको हम लोग तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो इन ग्रुप्स को हम लोग सेक्टर्स का भी नाम देते हैं। तो यही जो इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो ग्रुप्स हैं उनको हम लोग सेक्टर्स कहते हैं। तो हम लोग तीन तरीके से बांटते हैं। पहली बात, उसमें से पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, फाइनल आउटपुट जो आता है उस हिसाब से हम लोग जो बांटते हैं। तो सबसे पहले तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके when we produce a goods by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector। उसको हम प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी का नाम देते हैं। अब क्योंकि ज्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट हम लोग जो गेन करते हैं जैसे कि वो एग्रीकल्चर से, डेयरी से, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री से, इन सारी चीजों से आता है, इसलिए हम लोग उसको एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। तो ऐसे सेक्टर्स जिनका कि नेचर से रिलेशन होता है, उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं प्राइमरी सेक्टर में, जैसे कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर। और इसके साथ साथ जो डेयरी होती है या फिर फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब भी प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट होते हैं। प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ये हम लोग को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। दूसरा जो सेक्टर होता है वो होता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिनमें कि इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। कहने का मतलब है कि सेकेंडरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें कि जो नेचुरल प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल हम लोग को प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है, उसको हम लोग फाइनल फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग का यूज करके। और क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं इसलिए हम लोग इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी नाम देते हैं। जैसे कि अगर कॉटन फाइबर का प्लांट, कॉटन फाइबर हम लोग को प्लांट से मिलता है, उसको हम लोग यार्न स्पिन करते हैं यार्न में, और फिर उससे हम लोग कपड़े बनाते हैं। तो कॉटन से जो क्लॉथ बना, तो क्लॉथ यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट है सेकेंडरी सेक्टर का, और कॉटन जो था वो प्रोडक्ट था प्राइमरी सेक्टर का। उसी तरीके से जो एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है शुगर केन का, शुगर केन रॉ मटेरियल है, उसको हम लोग प्रोसेस करके, रिफाइन करके, उससे हम लोग या तो शुगर बनाते हैं या फिर गुड़ बनाते हैं जिसको कि हम लोग मिठा कहते हैं। तो क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, वी वी मे ऑल्सो कॉल इट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो प्राइमरी का दूसरा नाम होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, सेकेंडरी का दूसरा नाम होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टर्शरी का तीसरा नाम होता है सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? ये दो सेक्टर तो हम लोग समझ लिए कि रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस होता है प्राइमरी में, इंडस्ट्रियल में प्रोड्यूस होते हैं फाइनल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। टर्शरी का क्या काम है? टर्शरी सेक्टर्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ये जो एक्टिविटीज जो होती हैं ये खुद कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती हैं, कोई प्रोडक्ट्स को ये प्रोड्यूस नहीं करता है ये सेक्टर, बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी को गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उनको एक टाइप से एक सर्विस प्रोवाइड करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर में कोई रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जैसे कि मान लेते हैं गेहूं प्रोड्यूस हुआ, तो उस गेहूं को फैक्ट्री में ले जाना है आटा बनाने के लिए, फ्लोर बनाने के लिए। लेकिन उस गेहूं खुद से चल के तो जाएगा नहीं, तो उसके लिए हम लोग को ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो हम लोग व्हीकल्स का यूज करेंगे, तो ये टर्शियरी सेक्टर के थ्रू आता है। टर्शियरी सेक्टर में बहुत सारी डेली लाइफ के जॉब्स आते हैं, जैसे कि टीचिंग, हॉस्पिटल, बैंकिंग, एजुकेशन, ट्रेड, कम्युनिकेशन, स्टोरेज फैसिलिटीज। तो ये सारी जो है गुड्स जनरेट करने के बजाय सर्विसेज को जनरेट करती हैं, इसलिए हम लोग टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर का भी नाम देते हैं। तो ये थे तीनों सेक्टर। अब इसमें टीचर्स आ गए, डॉक्टर्स आ गए, वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, ज्यादातर लोग जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग के वर्क्स करते हैं, तो ये सारे टर्शरी सेक्टर का पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन आता है कि ऑल द थ्री सेक्टर्स grouped into the three different categories are highly interdependent। हम लोग क्यों इनको highly interdependent कह रहे हैं? इसके पीछे का कारण होता है प्राइमरी से सेकेंडरी,
फिर प्राइमरी से सेकेंडरी, और सेकेंडरी और प्राइमरी तो आपस में रिलेटेड हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि प्राइमरी में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है और फिर जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें उसको फिनिश उसमें चेंज किया जाता है। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही टर्शियरी पे डिपेंडेंट है। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे तो सेकेंडरी उसको प्रोसेस कैसे करेगा, और अगर सेकेंडरी ने गुड्स बना दिए तो फिर वो मार्केट में कैसे सेल होंगे, अगर ट्रांसपोर्ट या फिर स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होगी। क्रॉप्स बन गए, मान लेते हैं फिनिश गुड्स बन गए, लेकिन उनको स्टोर करने के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए अगर वो टर्शरी प्रोवाइड नहीं करेगा तो प्राइमरी सेकेंडरी का भी काम नहीं चलेगा। और उस तरीके से अगर प्राइमरी ही नहीं होगा तो टर्शरी का क्या काम है। तो इस तरीके से जो तीनों सेक्टर्स हैं आपस में हाईली इंटरडिपेंडेंट है, उसके लिए यहाँ पे टेबल 2.1 दिया गया है उसको थ्रू एन एग्जांपल समझने के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। हम लोग तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कैसे करते हैं कि किस में कितना ग्रोथ हुआ, कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं काउंट करते हैं कि कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, 100 करोड़, जो भी। हम लोग वैल्यू काउंट करते हैं। वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब किस तरीके से काउंट करते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि एक्चुअल नंबर्स को यूज करने के बजाय हम लोग को फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को काउंट करना चाहिए। जैसे कि जो गिवन एग्जांपल है, अगर 10,000 kg गेहूं प्रोड्यूस होता है, उसको 20 रुपए kg पे सेल किया जाता है, तो वीट की वैल्यू हो जाएगी करीब 2 लाख रुपए। और जो 5,000 कोकोनट्स अगर 15 के हिसाब से बेचे जाएं तो 75,000 रुपए इनके होंगे। लेकिन जो वीट है, जब वीट से फ्लावर बना और फिर जब उस फ्लावर से आटे से जब हम लोग बिस्किट बनाते हैं तो उसमें वो सारा प्राइस एडजस्ट होता है। गेहूं बिका 20 का, आटा जो है उसका फ्लावर मिल को बेच दिया जाता है गेहूं 20 रुपए पर kg में, लेकिन फिर उस आटे से जो बिस्किट बनता है उसका प्राइस 25 होता है। तो हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही क्यों काउंट करते हैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि जो बीच में जो गुड्स विच आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टर्म एज इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे जैसे कि फ्लावर हो गया, तो ये जो होता है वो इंटरमीडिएट गुड होता है। तो हम लोग सीधा बिस्किट का नाम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसमें गेहूं, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, हार्डवर्क सबका वैल्यू जो होता है उसमें इंक्लूडेड रहता है, एडजस्टेड रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। द नेक्स्ट थिंग इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। इससे भी क्वेश्चन आता है, सिंपल एक लाइन का डिफिनेशन है। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। जीडीपी के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं एक साल में, हर एक सेक्टर में, तीनों सेक्टर में, उन सबको जब हम सबकी वैल्यू को मिला देते हैं तो किसी देश का जीडीपी मिल जाता है। और जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वही कैलकुलेट करती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स में जो चेंज आया है। तो पहले मेन जो सेक्टर था वो था प्राइमरी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंसान जो थे वो हंटर गैदरर्स एंड फार्मर्स थे, तो फार्मिंग हमारा शुरू से इनिशियल बेस रहा है। इस कारण से जो प्राइमरी सेक्टर था वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट और इम्पोर्टेंट सेक्टर था पहले। सबसे ज्यादा लोग उसी में एम्प्लॉयड थे। एक टाइम पे ये इकलौता सेक्टर था जो कि डोमिनेट करता था। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ओवर अ लॉन्ग टाइम नए नए मैन्युफैक्चरिंग के मेथड्स आने लगे। अब लोग गेहूं से ब्रेड ये सब बनाने लगे थे, लोग सिर्फ रोटियां नहीं खा रहे थे अब, तो इस कारण से मैदा बनने लगा था। तो इंडस्ट्रीज आने लगी थी, और इंडस्ट्रीज में जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस होने लगा, वहां लोगों को वहां पे काम मिलने लगा, तो धीरे धीरे लोग प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट हो गए। तो सेकेंडरी जो था वो ग्रेजुअली इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। और फिर अभी आखिरी के जो 100 साल थे, यहाँ पे एक फर्दर शिफ्ट आया है सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में, डेवलप्ड कंट्रीज में। यानी कि कोई कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं अगर आपको ये जानना है, तो अगर जिस कंट्री में सबसे ज्यादा लोग टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं वही कंट्री डेवलप्ड होगी, ये एक टाइप का एक क्राइटेरिया होता है डिसाइड करने के लिए। सो मोस्ट ऑफ द पीपल वर्किंग इन द सर्विस सेक्टर इन द प्रेजेंट टाइम, तो आज के समय में ये हिस्टोरिकल जो है वो धीरे धीरे करके चेंज आया है। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे ग्राफ्स के माध्यम से। यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस है, करेक्ट एंड अरेंज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी। ये जो लेट्स वर्क दिस आउट वाला सेक्शन है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। तो यहाँ पे 3 ग्राफ दिए गए हैं। पहला ग्राफ है जीडीपी बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें दो आंकड़े दिए गए हैं, 1973-74 में तीनों सेक्टर्स का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन था और 2013-14 में कितना था। तो अगर हम लोग ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर था 1973-74 में, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, वो था प्राइमरी सेक्टर, और फिर था टर्शरी, और फिर था सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन 2013-14 में द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन जीडीपी इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। सेकेंडरी अपना कंट्रीब्यूशन बरकरार रखे है और प्राइमरी का जो कंट्रीब्यूशन है वो घटा है। तो इस कारण से हम लोग को पता चलता है कि द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, क्या कारण है, टर्शियरी सेक्टर क्यों ग्रो किया इतना। तो इसको लेकर हम लोग 5-6 रीजंस देते हैं। वो रीजंस कुछ ऐसे हैं कि पहला, किसी भी कंट्री में सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, यानी कि बेसिक सर्विसेज, हॉस्पिटल, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब प्रोवाइड कराना ही पड़ता है, और ये सारा टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है। तो ये जाहिर सी बात है कि टर्शियरी सेक्टर ग्रो करेगा जैसे जैसे इन बेसिक सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ये पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना एसेंशियल है। दूसरा, जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का, जैसे जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर डेवलप करेंगे, टर्शियरी सेक्टर भी डेवलप होगा ही होगा, ये निश्चित है, ये जाहिर सी बात है। तीसरा, जैसे जैसे इनकम लेवल्स राइज कर रहे हैं, लोग और भी ज्यादा सर्विसेज, लोग और ज्यादा ऐशो आराम डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि ईटिंग आउट, रेस्टोरेंट्स खुलने लगे, टूरिस्ट स्पॉट्स बनने लगे, शॉपिंग के कारण ऑनलाइन शॉपिंग, मॉल्स, सुपरमार्केट्स, इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, लोग चाहते हैं कि उनका अच्छे से इलाज हो, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, इसलिए प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स, इनको खोलने की जरूरत पड़ी। तो ये सारे टर्शियरी सेक्टर के ग्रोथ के रीजन है। चौथा, पिछले डिकेड में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट और एसेंशियल हो गया है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर कंपनीज में जो जॉब्स हैं, तो ये इसमें एक बड़ा राइज आया है। अब लोग मैकेनिकल या फिर इंजीनियरिंग में जो इलेक्ट्रिकल टाइप के ब्रांचेस होते थे उनसे फोकस हटके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऐसे ब्रांचेस पे फोकस ज्यादा आने लगा। इसका तो ये 5-6 रीजन है सर्विस सेक्टर के ग्रोथ के। और फिर एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। लेकिन एक बात यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि सारे सेक्टर्स में इक्वली ग्रोथ नहीं आया है। कुछ ही सेक्टर्स जो टर्शरी सेक्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा टर्शरी सेक्टर जो है वो एक साथ इक्वली ग्रो हुआ है। टर्शरी सेक्टर में दो टाइप के लोग आते हैं, एक जिसमें कि स्किल्ड और एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड लोग एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, बैंकिंग हो गया। और दूसरा सेक्टर है अनस्किल्ड वाला, जहाँ पे कि अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए। तो ये वाला जो सेक्टर है स्किल्ड, एजुकेटेड और टीचर्स वाला, इसमें ग्रोथ हुआ है, उस साइड में नहीं हुआ है। तो ये डिस्पैरिटी है, ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। फिर हम लोग देखते हैं ग्राफ नंबर 2। इसमें यही बताया गया है, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन द जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। पहला और दूसरा जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि टर्शरी जो है, टर्शरी सबसे ज्यादा जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन है, तो जीडीपी में सबसे ज्यादा शेयर भी उसी का है। तो 1973-74 में 40% था प्राइमरी का, वो 2013-14 में घट के 12% हो जाता है। और जो 48% था 1973-74 में टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, वो बढ़ के सीधा 60 से 70% हो जाता है। तीसरा ग्राफ में कुछ नहीं समझाया है, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन द एम्प्लॉयमेंट। अब ये कह रहा है कि ये हम लोग, अगर हम लोग सोचें ऐसे, तो जाहिर सी बात है, अगर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन टर्शरी सेक्टर कर रहा है, ग्राफ नंबर 2 में सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्शन टर्शरी सेक्टर कर रहा है, तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा लोग भी टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयड होने चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, 1977-78 में 71% लोग एम्प्लॉयड थे प्राइमरी में, 18% थे टर्शरी में। और आज जब टर्शरी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तब भी मात्र 31% लोग टर्शरी में एम्प्लॉयड है और प्राइमरी में 44%। तो प्राइमरी में अगर इतने ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, तो फिर वहां पे प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे के क्या कारण है। तो इसके पीछे के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस को जानते हैं। More than half of the population in the countries are working in the primary sector, that is mainly in the agriculture। तो ज्यादातर एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। लेकिन कारण क्या है, लैंड साइज की होल्डिंग्स का, मतलब लैंड होल्डिंग साइज, जो खेत हैं, मान लेते हैं एक
वो दादा पर दादा के टाइम पे जमीन मिली थी, चार भाई हुए, चार भाई से और चार भाई हुए, तो उस तरीके से जो है वो जमीनें बढ़ती जाती हैं। तो लैंड का जो साइज है हर एक इंडिविजुअल के पास वो कम होते जा रहा है। छोटी सी जमीन है तो उससे प्रोडक्शन भी कम होगा। बहुत सारे किसानों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज का इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, इस कारण से प्रोडक्शन कम हो रहा है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। लोग अब अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब, इससे क्वेश्चन आता है अक्सर, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन इज नॉट वर्किंग टू हिज और हर फुल पोटेंशियल। मतलब एक आदमी 8 घंटे काम कर सकता है लेकिन वो दिन में 2 ही घंटे काम कर रहा है, तो वो एम्प्लॉयड तो है लेकिन प्रोडक्शन जो है उसका कम हो रहा है, उसका प्रोडक्टिविटी कम है। तो इसको हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। लक्ष्मी, एक जो केस स्टडी दिया हुआ है यहाँ पे, उस स्मॉल फार्मर्स के, स्मॉल फार्मर है लक्ष्मी। उसके पास 2 हेक्टेयर की अनइरिगेटेड लैंड है जो कि सिर्फ बारिश पे डिपेंडेंट होती है, जिसपे कि ज्वार और अरहर जो है उगाए जाते हैं। सारे 5 मेंबर्स के फैमिली के उसी खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जरूरत सिर्फ 2 की है। तो बाकी के जो लोग हैं वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। तो ऐसे दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर अपैरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर नॉट मेड टू वर्क एट देयर फुल पोटेंशियल। तो इसको हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, जो यहाँ पे बोल्ड हाईलाइटेड वर्ड्स में लिखा गया है। ये डिफिनीशन अक्सर आता है। तो इस कारण से प्रोडक्शन जो है वो कम है। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी या फिर एग्रीकल्चर में ही होता है, और भी सेक्टर्स में। सर्विस सेक्टर, जैसे कि मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो अपने साथ एक अपना चेला लेके घूम रहा है लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं भी होगा तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिविटी पे कोई असर पड़ेगा। तो वो जो है वो अंडर एम्प्लॉयड है। फिर यहाँ पे एक टेबल दिया है, शेयर प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी अनएम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट कब अकर करता है? जब लोग काम नहीं करना चाहते हैं, लेजी मैनर में काम करते हैं, आर वर्किंग लेस देन दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। फिर एक क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द चेंजेस इन इंडिया विद द पैटर्न दैट वाज ऑब्जर्व्ड फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस बिटवीन सेक्टर्स वर डिजायर्ड बट डिड नॉट हैपन इन इंडिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में पैटर्न पाया गया और चेंजेस पाए गए इकोनॉमिक एक्टिविटीज में और प्राइमरी सेक्टर्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी के, उसको इंडिया से कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि वहाँ पे जॉब जॉब जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में क्रिएट हुआ बहुत ही रैपिड लेवल पे हुआ। हमारे यहाँ बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। स्किल डेवलपमेंट कम है, एजुकेशन कम है, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। आज भी लोग ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। अभी भी लोग, कई सारे फार्मर्स जो हैं वो रेन पे डिपेंडेंट है, कई सारे लैंडलेस फार्मर है। अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग को चिंता करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि इसका असर देश की जीडीपी पे पड़ता है, देश की इकोनॉमी पे पड़ता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, पोटेंशियल जो होता है वो वेस्ट हो रहा है, हमारे देश का रिसोर्स जो हो रहा है वो वेस्ट हो रहा है। तो फिर सवाल आता है, अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट है या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा कैसे जनरेट करें? तो उसके लिए कुछ स्टेप्स जो कि यहाँ पे लिस्टेड हैं वो ऐसे हैं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को लोन्स प्रोवाइड करने चाहिए एट चीप रेट। द बैंक शुड प्रोवाइड लोन्स एट अ चीप रेट टू कंस्ट्रक्ट अ वेल। जैसे कि अगर मान लेते हैं लक्ष्मी है, उसको फर्टिलाइजर्स चाहिए, मॉडर्न सीड्स, HYV सीड्स चाहिए, ट्यूबवेल लेना है उसको। तो इसके लिए वो, अगर वो बैंक से लोन ले चीप रेट पे, उसको रीजनेबल रेट्स पे लोन मिल जाए बैंक से, तो उसको हेल्प हो जाएगा। या फिर और हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन वर्क कराना चाहिए गवर्नमेंट को, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। तो इसमें जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है वो लोग, उस अनएम्प्लॉयड है उसमें लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनको कुछ समय के लिए ही सही लेकिन एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। रोड्स कंस्ट्रक्ट कराने चाहिए, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर दिया जाए तो और ज्यादा प्रोडक्शन होगा, फार्मर जो है वो साल में 2 से 3 क्रॉप उगा पाएंगे। तो इस तरीके से और भी ज्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। और एक ये है कि गवर्नमेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज सर्विसेज में इन्वेस्ट करे। तो लोग, ड्राइवर ड्राइवर के तौर पे जॉब मिल जाएगा लोगों को। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है उसको क्रिएट किया जा सकता है।
अंदर ये है कि लोकल इंडस्ट्रीज को सेमी रूरल एरियाज में, जैसे कि चीनी मिल हो गया या फिर चावल का मिल हो गया, कहीं चावल प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसी गांव में अगर हम लोग चावल को राइस प्रोसेसिंग मिल भी खोल दें तो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, चावल वहीं पे बनेगा और वहीं पे चावल जो है वो उसकी प्रोसेसिंग भी हो जाएगी, तो और ज्यादा लोग हो जाएंगे उसमें एम्प्लॉयड। कोल्ड स्टोरेज अगर खोल दिया जाए तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को स्टोर किया जा सकेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में और भी लोगों को काम भी मिलेगा। वेजिटेबल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, हनी कलेक्शन सेंटर, तो एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने की जरूरत है। अगर कोई दाल का मिल सेटअप कर दिया जाए ताकि उसको प्रोसेस करके सिटीज में बेचा जा सके, तो इस तरीके से रूरल एरिया में जो है वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है। देर इज मच स्कोप। और इस तरीके का अगर हम लोग अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में फॉरेनर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हम लोग अक्सर बात करते हैं कि बाहरी कंपनीज जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अगर किसी सिटी में या फिर किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज और जो स्कोप है वो बढ़ता है। जैसे कि नीति आयोग का कहना है कि अकेले एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख जॉब क्रिएट किए जा सकते हैं। इनको क्रिएट करने की जरूरत है, इनको क्रिएट करना पड़ेगा। हेल्थ सिचुएशन, जैसे कि हम लोगों ने कोविड के टाइम पे देखा था हेल्थ सिचुएशन किस तरीके से खराब हो गई थी, तो अभी भी कई सारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, बेड्स, हेल्थ वर्कर्स, इन सब की जरूरत है, हर जगह जरूरत है। रीजनल क्राफ्ट को प्रमोट करना चाहिए, टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, टूरिस्ट स्पॉट बनेंगे और ज्यादा हेल्पफुल होगा। एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में इन्वेस्ट किया जाए, तो इसके लिए सरकार काम कर रही है। uh, और इसको देखते हुए सरकार ने राइट टू वर्क के अंदर एक इनिशिएटिव भी लिया था, जिसके तहत आया था मनरेगा आया था, जिसका कि नाम अब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो याद रखने हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट इसको लागू किया था, राइट टू वर्क को इम्प्लीमेंट किया था 625 डिस्ट्रिक्ट, 625 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के, जिसके तहत कि हर रूरल हाउस होल्ड में जो लोग काम करना चाहते थे या फिर काम कर सकते थे, उनको एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का सरकार ने गारंटी लिया था कि कम से कम हम आपको रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनको गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक साल में प्रोवाइड करेंगे। अब वादा कर दिया तो अगर नहीं कर पाए तो हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड करेंगे। यानी कि अगर सरकार नहीं दे पाई एम्प्लॉयमेंट तो उसके बदले में सरकार पैसा देगी। तो इसको लेके मनरेगा लाया गया था, एक अच्छा इनिशिएटिव था। फिर अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। फिर अगला आता है डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो इसमें हम लोग ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करते हैं। इसके लिए केस स्टडी दिया गया, उसी पे पूरी कहानी समझाई गई है। जैसे कांता है, कांता एक ऑफिस में काम करती है 9:30 से 5:30 के बीच में। उसको रेगुलर सैलरी मिलती है, उसके पास प्रोविडेंट फंड है, उसको पेंशन मिलेगा, उसके पास मेडिकल और अलाउंसेस, मेडिकल और बाकी अलाउंस मिलता है, पेड हॉलीडे है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, जॉब की सिक्योरिटी, ऐसे नहीं कि उसको कभी भी लात मार के निकाल दिया जाएगा, उसको नोटिस प्रोवाइड करना होगा बिना किसी वैलिड रीजन के, उसको हटाया नहीं जा सकता है। तो उसके पास एक लीगली प्रोटेक्टेड जॉब है और उसको लेके नियम कानून है जिनको की फॉलो करना पड़ता है। जबकि एक कमल जो कि कांता का नेबर है, वो एक बगल के दुकान में काम करता है, डेली वेज लेबर मजदूर है, दिहाड़ी पे काम करने वाला एक मजदूर है। सुबह 7:30 में जाता है और रात में 8 बजे घर पे लौटता है। उसके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं, कोई उसको अलाउंस नहीं मिलता है, अगर वो छुट्टी लेगा तो उसको उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे, उसको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, उसका कोई रूल फिक्स नहीं है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे बिजनेसेस या वर्क प्लेस आते हैं जो कि एक फॉर्मल रूल फॉलो करते हैं। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंशिएट कीजिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है, इधर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, फिक्स्ड वेजेस होते हैं, नो फिक्स्ड वेजेस, पेड लीव्स, हॉलीडेज, अलाउंसेस, नो पेड लीव्स। अगर हम लोग इस तरफ देखें तो यहाँ पे पेंशन मिलती है रिटायरमेंट पे, नो पेंशन ऑन रिटायरमेंट, जॉब सिक्योरिटी होती है, नो जॉब सिक्योरिटी, people are paid for overtime, no payment, no extra payment for overtime, rules and regulation made by government such as factories act, minimum wages act, payment of gratuity act, इन सबको फॉलो करना होता है, लेकिन नहीं, ऑनर सेक्टर में इसको फॉलो नहीं किया जाता है, ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ये अंतर होता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। अब ज्यादातर लोग जो हैं, हम आज भी हमारे देश में
ज्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है। कारण क्या है? क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब ही नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की कमी है, बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है, लोगों की जल्दी नौकरी नहीं लग पाती है, तो ये वहां पे दिक्कत है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब जैसे कोई अगर है वो चाय बेचने वाला है, तो उसकी वो मजबूरी है, उसके पास और कोई अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर उसके पास इनकम उसका कम है, उसके पास लो इनकम है, तो उसकी मजबूरी है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करे। वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब ही नहीं है उसके पास। कुछ एग्जाम्पल है, उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बेसिस पे। तो यहाँ पे जैसे टीचर टेकिंग क्लासेस इन स्कूल ऑर्गेनाइज सेक्टर है। हेडलोड वर्कर एक कूली है या फिर कोई मजदूर है जो कि ईंटा सीमेंट होता है, अनऑर्गेनाइज थे, उसको कभी भी निकाला जा सकता है, उसको डेली बेसिस पे पेमेंट मिलता है। फार्मर है, वो अपना फील्ड में काम कर रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड है, उसका कोई गारंटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। डॉक्टर है, हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। डेली वेज लेबरर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फैक्ट्री वर्कर, बड़े से फैक्ट्री में काम कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड। हैंडलूम वीवर है, वो अनऑर्गेनाइज। तो इस तरीके से हम लोग कैटेगराइज करते हैं, और यही डिफरेंशिएशन। ये जो क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब एक सवाल यहाँ पे है कि एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कि नहीं है, तो क्यों? तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशंस बहुत कम है, जॉब की इनसिक्योरिटी है, बेनिफिट्स बहुत कम है, किसानों को अक्सर नुकसान हो जाता है, उनके पास उनका पैसा खुद का लगता है, उनको कोई अलग से पेमेंट नहीं मिलती है। तो इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब, कोई पेड लीव नहीं है यहाँ पे, हॉलीडे नहीं है, कोई अलाउंस नहीं है, इस कारण से। और आज भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो मात्र 17% ही है। आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 83% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसको सुधारने की जरूरत है। अब सवाल है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम तो कर रहे हैं, वो उनको हम लोग प्रोटेक्ट कैसे करें? तो एक्सपैंड कर रहा है धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी भी सुधार की जरूरत है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट को कुछ लॉज बनाने चाहिए कि जो फैक्ट्रीज हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज है जिनमें कि लोगों को से काम कराया जाता है, वो अपने वर्कर्स के देखरेख के लिए नियम बनाए, उन नियम्स को फॉलो, उन रूल्स को फॉलो करें। 1990 से आज तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए हैं कई सारे। अब हम लोग को पहले जानना होगा कि अनऑर्गेनाइज लोग हैं कौन, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं कौन। तो रूरल एरिया में जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है वो है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, स्मॉल सॉरी लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर, स्मॉल मार्जिनल फार्मर, शेयर क्रॉपर्स, आर्टिसंस, ये नाम याद रखना जरूरी है। वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ। तो ये जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे काम करने वाले ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड आ जाते हैं। अर्बन एरिया में कौन से अनऑर्गेनाइज लोग हैं? जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो कैजुअल वर्कर्स हैं, जो मजदूर होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट वाले, ड्राइवर हो गए, ऑटो ड्राइवर, ई रिक्शा ड्राइवर, कूली हो गए, कचरा उठाने वाले, कपड़ा बनाने वाले, टेलर्स हो गए। तो ये सारे जो हैं वो अर्बन एरिया में काम करने वाले अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इन सब के सुधार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो रूरल एरिया में अगर हम लोग देखें, तो गवर्नमेंट को एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, किसानों को अच्छे क्वालिटी की सीड्स सही समय पे प्रोवाइड करानी चाहिए, एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड करना चाहिए। हम लोग एग्रीकल्चर पे फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 80% जो अनऑर्गेनाइज्ड लोग हैं रूरल एरिया में, वो एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड है। इसलिए एग्रीकल्चरल फील्ड में सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर अर्बन एरिया में हम लोग आए, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले जो लोग अनऑर्गेनाइज में हैं, उनको रॉ मटेरियल सही समय पे मिलना चाहिए, उनको मार्केटिंग, उनके मार्केटिंग को प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि अभी आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल वाली योजना चल रही है, इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। और ऐसे में अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट या ट्राइब से आते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी, यानी कि अगर आप सोशियली वल्नरेबल हैं या फिर आप इकोनॉमिकली वल्नरेबल हैं, तो आपके लिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्क सेक्टर में काम करना और भी ज्यादा हार्ड और हार्श हो जाता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी खत्म हुआ। तीसरा है इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। एक था ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल आउटपुट, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, और अब तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के हिसाब से दो होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। अक्सर हम ये नाम सुना करते हैं। पब्लिक सेक्टर में जो
assets, all the assets which are owned by the government, all the assets of a country's economy which are owned by the government come under the public sector, and all the other assets and services which are owned by a few individuals or private individuals or companies are fall under the private sector. यानी कि जो एग्जाम्पल समझते हैं, रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये सब पब्लिक सेक्टर है क्योंकि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। और प्राइवेट जैसे कि रिलायंस हो गया, टिस्को हो गया, टाटा, विप्रो, मेटा, फेसबुक, तो ये सब जो है ये प्राइवेट सेक्टर में आ गया क्योंकि इनको प्राइवेट कंपनीज जो है वो कंट्रोल करती हैं। अंतर क्या होता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में? पब्लिक सेक्टर का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, पब्लिक सेक्टर का काम है, गवर्नमेंट का काम है टू प्रोवाइड द बेसिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज फॉर अ लार्ज स्केल टू द पब्लिक इन जनरल। इसका काम है लोगों की सेवा करना। पब्लिक सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आता है। इसको प्रॉफिट कमाने से मतलब नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे काम आते हैं जिनमें कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगता है। जैसे कि अगर डैम बनाना है तो डैम को कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी नहीं बना देगी, उसके लिए बहुत लार्ज अमाउंट में पैसा लगता है, और इसको ये काम जो है सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। और अगर प्राइवेट सेक्टर्स इसको प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एक पानी का बोतल का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो नल जल योजना के तहत सरकार तो हर दिन 55 लीटर पानी फ्री में दे रही है। वही लेकिन अगर हम लोग 1 लीटर पानी खरीदने जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में वो बोतल 20 रुपए की आती है, 15, 20, 100, डिपेंड करता है। तो इस कारण से इससे हम लोग को पता चलता है कि पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है लोगों को सर्व करना, और प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है पैसा कमाना, जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। पब्लिक सेक्टर में जो होता है वो टैक्स पेयर के मनी से सर्व किया जाता है लोगों को, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे हम लोग पैसा देते हैं सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए। तो इस तरीके से कुछ होता है। देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट। अब जैसे कि बिजली, अब बिजली कोई एक अकेले प्राइवेट कंपनी नहीं दे सकती, उसमें गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत होती है। गवर्नमेंट को कॉस्ट बनाना पड़ता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं कि कितने यूनिट बिजली कितने रुपए में मिलेगी। So government here steps in by producing and supplying electricity at rates which these industries can afford. Government has to bear part of the cost. तो गवर्नमेंट को खर्चा खुद उठाना पड़ता है पब्लिक को सर्व करने के लिए। उस तरीके से एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो किसानों को नुकसान ना हो इसके लिए गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस फिक्स करके रखती है। भले उसमें सरकार का नुकसान हो जाए वो चलेगा, लेकिन किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये है पब्लिक सेक्टर। अब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट की, हेल्थ प्रोवाइड करना प्राइमरी, ये गवर्नमेंट का ही काम है, कोई एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में हम लोग नहीं दे सकते हैं। यह काम प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड कर सकता है। रनिंग प्रॉपर स्कूल, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है, 8 से 14 साल के सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो इन सबको देखना पब्लिक सेक्टर का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना उन सब के बारे में दिया है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया, इसी के साथ से चैप्टर समाप्त होता है। हम लोगों ने एक बार हम लोग सम अप करने की कोशिश करें तो हम लोग आउटपुट बेसिस पर डांटते हैं, तो बांटते हैं तो होता है प्राइमरी सेक्टर सबसे पहले आता है। प्राइमरी को हम लोग एग्रीकल्चरल डेटा सेक्टर भी कहते हैं। इसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं, फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सारी एक्टिविटीज में आती हैं। फिर उसमें से जो रॉ मटेरियल बनता है उसको हम लोग डालते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में जो गुड्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से इंडस्ट्रीज में उसको फिनिश गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इसको हम लोग दूसरा कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। और तीसरा होता है टर्शरी, जो कि दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन, शॉपिंग, ये सब। फिर हम लोग देखते हैं कि किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो शुरू में प्राइमरी सेक्टर जो था वो डोमिनेट था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आने लगी, लोग प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट कर पिछले 100 साल में टर्शरी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रो किया है। तो अब ज़्यादातर लोग जो है वो टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो सबसे ज़्यादा लोग जो है वो टर्शरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड हैं। तो फिर हम लोग 3 ग्राफ देखे थे, तो पहला था उसमें कि जीडीपी बाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, तो तीनों का कितना कंट्रीब्यूशन था। 1973-74 में प्राइमरी का सबसे ज़्यादा था, फिर टर्शरी का था, फिर सेकेंडरी का था। लेकिन हम 2013-14 में देखते हैं तो प्राइमरी का कम हो जाता है, सेकेंडरी मेंटेन करके रखती है, और टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। करीब 60 से 70%, जो कि ग्राफ नंबर 2 में दिया हुआ है, 60 से 70% जो है वो 60 से 70% कंट्रीब्यूशन जो होता है वो टर्शरी सेक्टर का होता है। जबकि मात्र 44% होता है
जबकि मात्र 12% होता है प्राइमरी सेक्टर का। फिर हम लोग देखते हैं इस हिसाब से अगर टर्शरी सेक्टर जो है उसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट भी, अगर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे डिस्पैरिटी है, यहाँ पे एक आयरनी है। आयरनी यहाँ पे ये है कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइमरी दे रहा है और सबसे कम प्रोडक्शन भी जो है वो प्राइमरी ही दे रहा है। तो इसके पीछे के कारण क्या है, क्योंकि लैंड होल्डिंग का साइज कम है, लोग को जो ज़्यादातर लोग जो एग्रीकल्चरल में है वो डिस्गाइज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, लोग अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हैं। फिर सवाल आता है कि टर्शरी सेक्टर क्यों राइज कर रहा है, तो इसके 4-5 कारण आते हैं, जैसे कि बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना ये जरूरी होता है, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, ये सब प्रोवाइड करना जरूरी है, इसलिए टर्शरी की डेवलपमेंट जरूरी है। लोग जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ रहा है, लोग और ज़्यादा फैसिलिटीज डिमांड कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट आया इस कारण से भी टर्शरी सेक्टर में राइज हुआ है। तो ये सारे इसके कारण थे। फिर हम लोग पढ़ते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, फिर इसको ठीक करने के लिए किया जा सकता है, सरकार को डैम बनाना चाहिए, रोड बनाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का काम होगा उसमें लोगों को फायदा होगा, इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करने चाहिए और ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होंगे, बैंक्स को चीपर रीजनेबल रेट्स पे लोन प्रोवाइड करने चाहिए लैंडलेस और स्मॉल फार्मर्स को, ताकि वो एग्रीकल्चरल इनपुट्स को आसानी से खरीद सकें। उसके बाद फिर है कि हम लोग और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें, तो इस बारे में अभी हम लोगों ने देखा। कोल्ड, अगर हम लोग देखें तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, हनी कलेक्शन सेंटर्स हो गए, वेजिटेबल प्रोसेसिंग मिल्स हो गए जैसे कि राइस मिल, ये सब सेटअप कर दो तो उसमें लोग काम करेंगे। तो ये सारे मेथड्स को फिर हम लोगों ने देखा। अगली चीज थी महात्मा गांधी नेशनल मनरेगा था, 2005 में आया था। 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 4-5 पॉइंट है वो याद कर लेना। फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंशिएशन जो होता है, डिफरेंशिएट करिए। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि उसमें फिक्स वर्किंग आवर्स होता है, उसमें फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते, उसमें फिक्स वेज होता है, उसमें फिक्स वेज नहीं होता है। इसमें रूल्स और रेगुलेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए हैं उसको फॉलो करना होता है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड में कोई फॉलो नहीं होता है। इसमें जॉब सिक्योरिटी है, उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी लात मार के निकाला जा सकता है। तो ये अंतर होता है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में। अनऑर्गेनाइज में कौन कौन से लोग आते हैं, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले में स्मॉल मार्जिनल फार्मर आते हैं रूरल एरिया में, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर आते हैं, वीवर आते हैं, गोल्ड स्मिथ आते हैं, कारपेंटर्स आते हैं। अर्बन एरियाज में जो होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, कैजुअल वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले लोग आते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए क्या जा सकता है, तो पहले रूरल एरिया में आप सीड्स प्रोवाइड करिए, एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड करिए, क्रेडिट प्रोवाइड करिए, स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, मार्केटिंग के आउटलेट बनाइए। अर्बन एरिया में हो जाता है कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करिए, लोकल फॉर वोकल, मार्केटिंग, आउटपुट, इन सबको प्रमोट करिए। फिर यहाँ पे वो एक SC ST वाला एलिमेंट आता है। फिर आता है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, तो पब्लिक होता है जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, इसका काम होता है लोगों को सर्व करना, और उसका काम होता है प्राइवेट में वो आते हैं एसेट्स और सर्विसेज जिनको कि हैंडफुल ऑफ प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल्स ओन करती हैं, उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। तो हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, ड्रिंकिंग, इन सबको प्रोवाइड करना ये सरकार का काम है, इसीलिए ये पब्लिक सेक्टर में आते हैं। चाह कर भी प्राइवेट सेक्टर जो है इन सर्विसेज को नहीं प्रोवाइड कर सकता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये प्रोसेस और बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत पड़ती है इस कारण से। तो उसी के बहुत सारे एग्जांपल जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज में गिवन है, वो इम्पोर्टेंट है। इधर जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट है कि explain that the three sectors are highly interdependent. What do you understand by disguised underemployment? Explain with example, ये important है। Tertiary sector is not playing any significant role in development of Indian economy. ये एक competency based question हो सकता है। और फिर मनरेगा को एक्सप्लेन करिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दैट इज ऑल, द होल चैप्टर समड अप इन अराउंड 39 to 40 minutes. Thanks a lot. Take care. Bye.